ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में संवैधानिक विकास। ये कार्यक्रम BA राजनीति शास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान की प्रथम इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारत में संवैधानिक विकास। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। नमस्कार साथियों, आज हम भारत का संवैधानिक विकास जो कि 1773 से 1919 तक मैं आज बताऊंगी, ये इसका प्रथम भाग होगा, जिसमें हम कंपनी के शासनकाल में कौन कौन से संवैधानिक सुधार हुए हैं, ताज के अधीन कौन कौन से संवैधानिक सुधार हुए हैं और महारानी विक्टोरिया की शाही घोषणा के बाद और मॉन्टेस्क्यू की ऐतिहासिक घोषणा के बाद कौन कौन से संवैधानिक सुधार हुए हैं और उसके माध्यम से हमारे संविधान का विकास हुआ है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो जब भारत में ब्रिटिश शासन का जब हम गहन अध्ययन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भारत कंपनी के अधीन था और उसके प्रारंभिक चरण में भारत में जो भी सुधार किए गए इंग्लैंड के द्वारा, वो इस उद्देश्य से किए गए ताकि उनके व्यापारिक क्रियाकलाप बने रहें और उन पे उनका नियंत्रण भी बना रहे। लेकिन बाद में जब भारत ब्रिटिश राज्य के अधीन आ गया और तब और भी अधिक सुधार किए गए, बहुत ही अधिक वर्तमान परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार फूट डालो और शासन करो की नीति के अनुसार सुधार किए गए। तो हम पहले देखेंगे कि कंपनी के शासनकाल में कौन कौन से संवैधानिक सुधार हुए हैं। (1756) में प्लासी के युद्ध में विजय के बाद, विशेष रूप से 1764 में बक्सर के युद्ध की सफलता के बाद, मतलब उसमें देखिए आप, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्रशासन के अधिकार मिल गए और एक विदेशी व्यापारी कंपनी ने पूरे देश के आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और उन्होंने शासन के लिए नियम बनाना शुरू कर दिए, जिसके अंतर्गत जो बनाया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें संसद ने, जो ब्रिटिश संसद थी, उसने कंपनी के द्वारा जिन क्षेत्रों को अधिकृत किया गया था उनको व्यवस्थित करने के लिए 1773 में एक कानून बनाया। उसके पीछे कुछ कारण थे जो इस प्रकार है कि द्वैत शासन के कारण बंगाल में अव्यवस्था फैल गई थी और कर्मचारियों यानी कंपनी के कर्मचारियों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। इसलिए इन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बारे में सोचा। फिर कंपनी के अधिकारी बहुत अधिक लालची और अत्याचारी हो गए थे। वो बहुत सारा धन संग्रह कर रहे थे
और भारत में कंपनी के अधीन जो प्रदेश थे उनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। 1769 में मैसूर के शासक हैदर अली के हाथों कंपनी की पराजय हुई थी और 1770 में बंगाल के भयंकर अकाल के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा था। इसलिए 1772 में कंपनी द्वारा 10 लाख पाउंड ऋण की मांग करने पर प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा नियुक्त एक गुप्त समिति ने 6 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। एक के द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया और दूसरे के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत किया गया। तो चूंकि कंपनी को भारत में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था, इसके लिए उन्होंने कुछ उपबंध किए। ये जो अधिनियम है, इसके माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी को बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों का संप्रभु बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसे युद्ध और संधि संबंधी राजस्व शासन और निष्कासित करने के व्यापक अधिकारों से तैनात कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसके निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आपको ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हम बता सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्रों का सर्वोच्च न्यायालय था और सर ई इम्पे इनके पहले जज हुए, जिन्हें दीवानी, फौजदारी, जलसेना, धार्मिक मामलों में बहुत सारे अधिकार दिए गए। यह एक अभिलेख न्यायालय भी था। इसके अलावा हर 20 वर्ष के बाद कंपनी के प्रशासन की समीक्षा की जाएगी और उसी आधार पर चार्टर की अवधि को बढ़ाया जाएगा। इस अधिनियम से भारत की स्थिति के बारे में कंपनी के शासन में प्रस्तावित सुधारों के परिपालन संबंधी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी। इसके कारण गवर्नर जनरल और उसके पार्षदों के बीच निरंतर संघर्ष होता जा रहा था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय व सपरिषद गवर्नर जनरल के मध्य भी निरंतर संघर्ष हो रहे थे। आदेश जारी करने, कंपनी के कर्मचारियों की जांच करने और क्षेत्राधिकार संबंधी मामलों में गहरे मतभेद बने हुए थे। अधिनियम में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन के किस विधि का प्रयोग करेगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम तीनों विधियां थी, तो उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। और भारतीय प्रदेशों के अलावा बंगाल की सरकार का पूर्ण अधिकार भी स्थापित करने में कंपनी असफल रही थी। मराठों और मैसूर के हैदर अली के युद्ध का निर्णय अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों द्वारा लिया गया, जबकि युद्धों में आधे व्यय और राजनीतिक दायित्व के लिए बंगाल की सरकार उत्तरदायी मानी गई। अधिनियम के अधीन कंपनी के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण की अपूर्ण व्यवस्था बनी रही। कंपनी द्वारा भारत से चिट्ठियां और सूचनाएं भारत मंत्री के पास भेजी जाती थी, जिनके निरीक्षण का कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में सरकार कंपनी के अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाने में असमर्थ थी। इतने सारे दोषों के होते हुए भी यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा भारतीय प्रदेशों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। आपको 2 बातों के लिए इस अधिनियम को याद रखना है। एक, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में, और दूसरा भारतीय प्रदेशों में एकीकरण। ये इसी अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुआ और जिसकी परिणति 1833 के चार्टर
अधिनियम के द्वारा केंद्रीय शासन के एकाधिकार के रूप में हुई थी। इसके अलावा कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप और नियंत्रण शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1858 में कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश ताज के शासन का प्रारंभ हुआ और बंगाल के गवर्नर जनरल को मान्यता प्रदान करके भारत में संघीय शासन की स्थापना की आधारशिला रखी गई। एक बात और है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में लिखित संविधान की परंपरा का श्री गणेश भी हुआ, यानी हमारा जो संविधान है लिखित है वो इसी अधिनियम के द्वारा उसकी प्रथा प्रारंभ हुई थी। उसके बाद इस अधिनियम के पश्चात हमारे संसदीय शासन व्यवस्था या हमारे संविधान के विकास को हम दूसरे पहलू में देखते हैं, तो वो है 1784 का पिट का भारतीय अधिनियम। उसको हम बोलेंगे 1784 का पिट का भारत अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट ने जिन सुधारों के ऊपर काम किया उन्हें पिट ने भारत अधिनियम ने उसे पूर्णता प्रदान, यानी शुरुआत उस अधिनियम के द्वारा हुई और पिट के अधिनियम के द्वारा उसमें पूर्णता प्रदान की गई। पिट के अधिनियम के पीछे अनेक कारण थे, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी विसंगतियां थी, कमियां थी और रेगुलेटिंग एक्ट के 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे निपटान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और 1784 में डुडान्स और फॉक्स के विधेयकों द्वारा सुधार कार्य में असफलता, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अधूरा नियंत्रण, भारत में कंपनी का कुशासन, उसके कर्मचारियों द्वारा अन्याय और अत्याचार, जिससे कंपनी की साख और व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा, और निर्वाचन जब हुए तो पिट को बहुमत मिल गया और उन्होंने कुछ सुधारों के साथ 1784 में पुनः अपना एक विधेयक प्रस्तुत किया और इस अधिनियम के तहत जो बातें हैं वो हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें पिट ने इंग्लैंड स्थित कंपनी के शासन का पुनर्गठन किया, उसके राजनीतिक दायित्वों के संपादन का भार 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल को प्रदान किया। भारत स्थित केंद्रीय शासन में भी कई सुधार किए। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 की, जिसके कारण गवर्नर जनरल की स्थिति एक सदस्य के समर्थन और उसके निर्णायक मत के कारण काफी प्रबल हो गई। इसके अलावा प्रांतीय शासन संबंधी भी कई व्यवस्थाएं की गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई और 3 सदस्यों में से एक सदस्य अनिवार्यतः प्रांत का सेनापति होता था। इससे प्रांतीय गवर्नर की स्थिति को मजबूत किया गया। प्रांतीय शासन के लिए केंद्रीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। संचालकों को कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करके उनकी दशा सुधारने हेतु निर्देश जारी करने के अधिकार दिए गए और कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम ने द्वैत शासन की स्थापना की। यही इसका गुण और दोष माना जा सकता है। कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया। राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण का अधिकार नियंत्रण मंडल को और व्यापारिक दायित्व संचालक मंडल को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता है। यह व्यवस्था बंगाल के लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था से थोड़ी भिन्न थी, लेकिन दोषपूर्ण होते हुए भी 1858 तक चलती रही। कई सारे इसमें दोष थे, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारत के संवैधानिक इतिहास या भारत के संवैधानिक विकास में
पिट के भारत अधिनियम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसने केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी जो 19वीं सदी के अंत तक अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण कसता गया और यह तब तक चलता रहा जब तक 1858 में ताज द्वारा भारतीय शासन सीधे तौर पर हस्तगत नहीं कर लिया गया। तो स्पष्ट है कि इन दो अधिनियमों के द्वारा कुछ न कुछ भारत के संवैधानिक विकास में बात कही गई और भारत के संविधान के विकास को गति मिलती चली गई। उसके बाद आते हैं हम 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। पिट ने जब अधिनियम लागू किया तो उसके लागू होने के 2 वर्ष के बाद कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो ये पहले से ही बात करके आए थे कि वो जो भी निर्णय लेंगे किसी को भी उसकी उपेक्षा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने पद ग्रहण करने से पूर्व भी ये शर्त रखी थी कि परिषद के निर्णय की उपेक्षा करने का अधिकार उन्हें होना चाहिए। और कंपनी ने इसे स्वीकार किया और उन्हें भारतीय सेनाओं का मुख्य सेनापति नियुक्त किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में दूरगामी प्रभाव के अनेक न्यायिक, राजस्व, पुलिस, प्रशासकीय और नियमों के संहिताकरण के उपाय व सुधार किए गए। कंपनी के अध्यक्ष फ्रांसिस बोरिंग के परामर्श के पश्चात डुडांस ने कॉमन्स सभा में 23 अप्रैल 1793 को एक विधेयक प्रस्तुत किया जो संसद द्वारा पारित होने पर 1793 का चार्टर अधिनियम कहलाता है। इसमें कुछ धाराएं थी जो आपको जानना जरूरी है कि पूर्वी देशों में व्यापार के बारे में कंपनी के एकाधिकार की अवधि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषद के ऐसे निर्णयों को रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया जो उनकी दृष्टि में ब्रिटिश प्रदेशों की शांति, सुरक्षा और हितों के विपरीत हो, लेकिन उन्हें परिषद के विधि एवं कर संबंधी निर्णयों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं दिया गया। मद्रास, बंबई व सपरिषद गवर्नर जनरल के नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया। सैनिक और असैनिक शासकीय प्रबंध, राजस्व, देशी रियासतों से युद्ध और संधि के संबंध में नियंत्रण और निर्देश का अधिकार दिया गया। गवर्नर को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करने का अधिकार दिया गया ताकि वो उसकी अनुपस्थिति में कार्य कर सके। निर्देशक मंडल विशेष रूप से परिषद का सदस्य नियुक्त किए जाने पर ही मुख्य सेनापति उसका सदस्य हो सकता था। सपरिषद गवर्नर जनरल को मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में शांति न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार भी दिए गए। गवर्नर जनरल, प्रधान सेनापति और गवर्नरों की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश ताज की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। कर्मचारियों द्वारा उपहार ग्रहण करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। उच्च पदाधिकारियों का बिना अनुमति भारत की सीमाओं से बाहर जाना निषिद्ध कर दिया गया। वास्तव में देखा जाए तो 1793 का चार्टर अधिनियम शक्ति संग्रह का उपाय एवं पूर्ववर्ती अधिनियमों के संशोधन का प्रयास था। चूंकि ये अधिनियम दूसरे अधिनियमों से ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी कोई गंभीर परिवर्तन नहीं किए गए, केवल कुछ धाराओं को पुनः पारित किया गया। इसके बाद फिर से एक चार्टर अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई तो 1813 में फिर से एक चार्टर एक्ट बनाया गया, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में मुक्त व्यापार का सिद्धांत काफी लोकप्रिय हो गया था
और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग बहुत जोर पकड़ रही थी और ब्रिटिश पूंजीपतियों के अनुसार उसमें ब्रिटिश व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हो सकता था। भारत से कच्चा माल सस्ती दर पर मिल सकता था, व्यापार संबंधी व्यय कम हो सकता था और यूरोप और अमेरिका में भारतीय व्यापार का विस्तार रुक सकता था। इन सब को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश शासन के सुझाव पर 1813 में एक अधिनियम बनाया गया जिसमें कुछ धाराएं इस प्रकार थी। कंपनी का अधिकार प्रपत्र की अवधि 20 वर्ष बढ़ा देने के साथ भारत में व्यापार पर उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पहले केवल उसका एकाधिकार था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा वो समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के संचालकों के पास रखा गया, जबकि ब्रिटिश राजपद को अनिवार्य स्वीकृति का अधिकार दिया गया। भारत स्थित यूरोपियों की धार्मिक हित में ईसाई धर्म प्रचारकों को अनुमति प्राप्त करने पर भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। इस अधिनियम ने नियंत्रण मंडल की शक्तियों में वृद्धि की, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण के अधिकार दिए, राजस्व संबंधी नियमों और लेखांकन की व्यवस्था की गई। कंपनी के व्यय पर अधिकतम 20,000 ब्रिटिश सैनिक रखने की व्यवस्था की गई। हालांकि ये भी देखा जाए तो 1793 के चार्टर अधिनियम की भांति ये अधिनियम भी इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर भी भारत के संवैधानिक इतिहास में, संवैधानिक विकास में इस चार्टर का महत्व है। इसलिए इसकी जानकारी हासिल करना हमारा दायित्व बन जाता है, क्योंकि इस अधिनियम ने पहली बार कंपनी के प्रदेशों पर ब्रिटिश राजपद की वास्तविक सत्ता स्वीकारी और व्यापारिक अधिकार से वंचित कर दिया कंपनी को। तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाएगा। (1833) का चार्टर अधिनियम। 1813 के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में व्यापक विस्तार हुआ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस अवधि में ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन संबंधी कुछ अधिनियम भी बनाए। 1814, 1823, 1829 ये 3 अधिनियम बने, जिसके अंतर्गत कंपनी को कर लगाने, पेंशन देने, नवीन न्यायालयों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई। और इंग्लैंड में उस समय मानव अधिकारों का बोलबाला था और 1832 में पहला सुधार अधिनियम पारित हो चुका था तथा ब्रिटिश समाज में उदारवाद की धारणा लोकप्रिय हो गई थी। इसलिए भारत में तुरंत परिवर्तन करने के लिए एक अधिनियम पारित करना आवश्यक था। इसलिए 1833 का चार्टर अधिनियम बनाया गया, जिसकी कुछ धाराएं ऐसी थीं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी एक प्रशासकीय और राजनीतिक संस्था बनकर रह गई। भारतीय शासन में भी परिवर्तन हुआ। 1833 के अधिनियम के द्वारा प्रशासन मुख्य रूप से विधेयन का केंद्रीयकरण किया गया और अभी तक भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक और असैनिक शासन के निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार बंगाल के गवर्नर के पास था। और ये जब अधिनियम पारित हुआ तो ये सारे अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिए गए। इस अधिनियम के पारित होने के बाद यह अधिकार सपरिषद भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिए गए। सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गई। अभी तक वे विनियम कहलाते थे। सपरिषद गवर्नर जनरल को सारे देश के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया और प्रांतीय शासनों को विधि निर्माण शक्ति से वंचित किया गया। इसके अतिरिक्त विधियों के संहिताकरण के लिए
गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग की स्थापना करने का भी अधिकार दिया गया। प्रादेशिक शासन संबंधी परिवर्तन भी किए गए। बंबई और मद्रास की सरकारों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया गया और परिषदों की सदस्य संख्या भी कम कर दी गई। कंपनी के प्रदेशों में निवास करने वाले भारतीय ब्रिटिश प्रजाजन को धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद को धारण करने के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। आपके संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें धर्म, रंग, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव न करने की बात कही गई है, वो इसी अधिनियम के द्वारा सामने आती है। और इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण का सूत्रपात किया। बहुत सारी हमारे देश में विधियां प्रचलित थी, सारी विधियां एक दूसरे की विरोधी भी थी। वो सारी विधियों का अंत करके सारी विधियों का संहिताकरण कर दिया गया, जो कि इस चार्टर के द्वारा किया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस चार्टर के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश लोग इस बात से संतुष्ट नहीं थे, इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने फिर से 1853 में एक चार्टर अधिनियम आया। इसे भी 1853 का चार्टर एक्ट या अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1833 के अधिनियम की अवधि जैसे जैसे नजदीक आने लगी, भारत के उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग में बेचैनी और असंतोष फैलने लगा और ईस्ट इंडिया के प्रतिक्रियावादी शासन को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी। और पहले वाले अधिनियम में भेदभाव के बिना भारतीयों को नियुक्त करने संबंधी प्रावधान से उनमें उत्साह बढ़ गया था। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने तो संसद की प्रवर समिति तक भारतीय मामलों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार देखते हैं तो प्रबुद्ध वर्ग उत्पन्न हो गया, जिसके कारण यहाँ पर इस आंदोलन का शमन करने के लिए, या कहना चाहिए कि भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए फिर से एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1853 का चार्टर अधिनियम कहा जाता है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 3 जून 1853 को संसद में प्रस्तुत होने वाले चार्टर बिल को निर्मित करने में उसकी प्रमुख भूमिका रही है और उसने कुछ परिवर्तन किया। इसने कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण कर दिया, लेकिन अब कोई अवधि निश्चित नहीं की। स्पष्ट है कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय प्रशासन को समाप्त करने का अधिकार मिल गया। पूर्व में आपने पढ़ा था तो 20 साल की अवधि निश्चित की गई थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने ये अवधि समाप्त कर दी। निर्देशन मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। उनमें से 6 लोगों को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को दे दिया गया। उन सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष का भारत में सेवा का अनुभव होना चाहिए। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा गठित विधि आयोग के सुझावों पर विचार हेतु इंग्लैंड में भी एक विधि आयोग का निर्माण किया गया। बंगाल प्रांत के लिए एक पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। निर्देशक मंडल को नई प्रेसिडेंसी के निर्माण और गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। विधि निर्माण के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। केंद्रीय कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को अन्य सदस्यों की भांति पूर्ण सदस्यता का अधिकार दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल के विधायी एवं कार्यपालिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। यही वो चार्टर है जहां पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्यों को अलग अलग किया गया। विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें विस्तार किया गया और 6 अतिरिक्त सदस्यों को उसमें नियुक्त किया गया और इसके लिए वैधता के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक रखी गई।
ऐसा कह सकते हैं हम कि 1853 के चार्टर अधिनियम ने औपचारिक और व्यावहारिक तौर पर भारत में ताज के शासन में सर्वोपरिता स्थापित की। यही इस अधिनियम की मुख्य उपलब्धि मानी जाती है। इसमें पृथक विधायी व्यवस्था की भी स्थापना की गई। हालांकि पृथक से कोई विधान परिषद का निर्माण नहीं किया गया, लेकिन विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया गया। इस प्रकार ये अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इस अवधि में जो भी संवैधानिक प्रयोग किए गए, उससे ये ज्ञात होता है कि इंग्लैंड के नए औद्योगिक वर्ग ने कंपनी के मामलों पर अधिकार जमा लिया और इस दिशा में प्रगति करते गए। 1858 में कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हो गया। 1850 के बाद ही ऐसा वातावरण बन रहा था कि कंपनी के शासन को हटाया जाए। तो 1853 के चार्टर एक्ट में अनिश्चित अवधि को कंपनी का शासन बढ़ाया, क्योंकि उसे समाप्त करने हेतु कुछ तार्किक कारण की आवश्यकता थी। और 1857 के विद्रोह ने वो कारण प्रस्तुत किया, जिसके कारण ये तारीख निश्चित कर दी गई कि कोई गदर, कोई संघर्ष जैसी घटना नहीं होना चाहिए। और ताज के शासन को मैकाले ने दयालु निरंकुशवाद कहा है, किंतु साम्राज्यवादी व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। भारत सरकार कमावेश उन्हीं आधारों पर चलती रही। तो यहाँ से हम देखते हैं कहाँ पर शुरू हुए थे और हम यहाँ पर आ गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत का संविधान का जो विकास प्रारंभ हुआ, वो 1853 के चार्टर अधिनियम तक आते आते उसमें काफी परिवर्तन हो गया और ताज के अधीन भारत में बहुत अधिक संवैधानिक सुधार हुआ है, क्योंकि कंपनी के शासन का अंत और औद्योगिक पूंजीवाद के युग का प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के हित रक्षा की खोज औपनिवेशिक नीति का आधार बनी और भारतीय लोगों को भ्रमित करने के लिए नए नए संवैधानिक प्रयोगों का सूत्रपात हुआ, जिसका उद्देश्य देश में शांति बनाए रखने वाली अच्छी सरकार के नाम पर साम्राज्य की जड़ों को और मजबूती से जमाना था। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 का शासन अधिनियम, जिसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि भारत में संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है। इस कार्यक्रम में हम 1856 के एक्ट तक, यानी भारत में ताज के शासन तक, हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ताज के शासन की स्थापना भारत में होने के बाद भारत के संवैधानिक विकास में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या बातें जुड़ी और क्या क्या बातें हटी। निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो हम मिलते हैं अगले चर्चा में, जिसमें आपको संवैधानिक विकास के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीए राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में संवैधानिक विकास। अभी आपने इसका पहला भाग सुना। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। निवेदिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल। कार्यालय सहायक थीं कृति निगम। स्टूडियो सहायक विजय कहार। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने।
ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।